नमस्कार, न्यूज वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। महाराष्ट्र विधानसभा का 2 दिवसीय मानसून सत्र के पहले दिन बीजेपी विधायकों ने जमकर हंगामा किया। बीजेपी विधायकों ने निकाय चुनाव में आरक्षण, विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव जल्द करवाने, एमपीएससी परीक्षा के लिए समिति गठित करने, मराठा आरक्षण और किसानों के मुद्दे पर हंगामा किया। विधान भवन की सीढ़ियों पर बैठकर बीजेपी विधायक लगातार नारेबाजी करते रहे और तकरीबन 15 मिनट बाद सदन में दाखिल हुए। मानसून सत्र में सरकार इस बार कुल 3 प्रस्ताव लाने जा रही है। विधिमंडल मानसून सत्र के पहले दिन सत्ताधारी पक्ष और विपक्ष में जमकर नोकझोंक हुई है। दरअसल केंद्र सरकार से ओबीसी के इंपीरियल डेटा उपलब्ध कराने के लिए विधानसभा में एक प्रस्ताव पेश किया गया था। इस डाटा के लिए राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से काफी फॉलोअप किया। केंद्र की ओर से डाटा नहीं दिया गया, जिसको लेकर विपक्ष और सत्ता पक्ष आमने सामने हो गए। इस तीखी नोकझोंक में बीजेपी विधायक ने सभापति के सामने का माइक गिरा दिया, जिसके बाद हंगामा करने वाले बीजेपी के 12 विधायकों को 1 साल के लिए निलंबित करने का प्रस्ताव मंजूर किया गया। महाराष्ट्र विधानसभा के मानसून सत्र के पहले ही दिन सत्ताधारी दल और विपक्ष में ओबीसी आरक्षण को लेकर विधानसभा में जोरदार हंगामा हुआ। बीजेपी विधायकों की तरफ से गलत बर्ताव करने के लिए संसदीय कार्य मंत्री अनिल परब ने हंगामा करने वाले विधायकों को 1 साल के लिए निलंबित करने का प्रस्ताव मंजूर कर लिया, जिसके बाद इन 12 विधायकों को 1 साल के लिए निलंबित कर दिया गया। वहीं गुस्साए बीजेपी विधायकों ने विधानसभा के कामकाज का बहिष्कार किया है। के बाद केवल ओबीसी समाज के सामने इस सरकार का नकाब फट रहा है। ये ध्यान में आने के बाद एक षड्यंत्र के तहत सत्ता पार्टी ने हमारे 12 विधायकों को सस्पेंड किया है। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, ओबीसी के लिए हमारी लड़ाई जारी रहेगी। 12 क्या, पूरे 106 एमएलए अगर हमारे सस्पेंड कर दिए तब भी हम लोग। मुंबई में विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस ने छात्र स्वप्निल लोनाकर सुसाइड केस का मुद्दा उठाया, जिसके बाद डिप्टी सीएम अजित पवार ने एमपीपीएससी के सभी रिक्त पदों को 31 जुलाई 2021 तक भरने की घोषणा की। विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस और सुधीर मुनगंटीवार ने मुद्दे पर सरकार का ध्यान आकर्षित किया। ईडी की कार्रवाई के बाद से गायब प्रताप सरनाइक मीडिया के सामने आए। उन्होंने आरोप लगाया कि कंगना रनौत और अर्नब गोस्वामी के खिलाफ बोलने के कारण उन्हें परेशान किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि वो कहीं छुपे नहीं थे, बल्कि उनका इलाज हो रहा था और उनकी पत्नी भी कैंसर से पीड़ित हैं। सरनाइक ने दुख जताया कि जब ईडी की कार्रवाई उनके ऊपर हो रही थी, उस वक्त शिवसेना उनके साथ नहीं थी। वहीं शिवसेना के विधायक सरनाइक बीजेपी के साथ सरकार बनने को लेकर लिखे पत्र पर अब भी कायम हैं। मुंबई के एल्गार परिषद केस में आरोपी फादर स्टेन स्वामी का निधन हो गया है। पिछले साल ही स्वामी को एल्गार परिषद केस में गिरफ्तार किया गया था। 84 साल के स्टेन स्वामी को बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश पर 30 मई को मुंबई के होली फैमिली अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मुंबई में पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को ईडी ने तीसरी बार तलब किया है। देशमुख को ईडी के दफ्तर में मौजूद रहने का आदेश दिया गया है। इस बीच ईडी को चिट्ठी लिखकर अनिल देशमुख ने कहा है कि उनके खिलाफ चल रही जांच पारदर्शी नहीं है। उन्होंने ये भी कहा है कि वो जांच के लिए मौजूद नहीं रहेंगे। देशमुख ने ईडी को लिखे पत्र में कहा कि मेरे आवेदन पर कुछ दिनों में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो सकती है, इसलिए हमें फैसला होने तक का इंतजार करना होगा।
मुंबई में विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि शिवसेना के साथ वैचारिक मतभेद है, कोई दुश्मनी नहीं है। जिसके बाद शिवसेना के सांसद संजय राउत ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, बीजेपी के साथ संबंधों पर टिप्पणी करते हुए कहा कि राजनीति में तरीके बदलते हैं लेकिन दोस्ती बनी रहती है। बीजेपी से मतभेद है लेकिन दोस्ती को कायम रखने की बात बताते हुए संजय राउत ने आमिर खान और किरण राव की तलाक का उदाहरण दिया। अब आमिर खान और किरण राव को देखें, सराहें जुदा हैं मगर दोस्त हैं। हमारे रास्ते बदल गए हैं लेकिन दोस्ती बनी हुई है। राजनीति में दोस्ती कायम रहेगी लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम सरकार बनाएंगे। मुंबई में कोरोना के दौरान स्टेरॉइड लेने के कारण एक बीमारी ने जन्म लिया है। आईवेसिकुलर नेक्रोसिस नाम की इस बीमारी ने शहर के डॉक्टर्स की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। मुंबई में इस बीमारी के 3 मरीज सामने आए हैं। इन तीनों मरीजों को अस्पताल में भर्ती किया गया है। इस बीमारी की सबसे डराने वाली बात यह कि इसमें मरीजों की हड्डियां गलने लगती हैं। महाराष्ट्र में कोरोना की रफ्तार कमजोर होने लगी है। राज्य में कोरोना संक्रमण के 9,336 नए मामले पिछले 24 घंटों में दर्ज किए गए हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में अगर बात करें तो 3,378 मरीज रिकवर हुए हैं, यानी कि ठीक हो गए हैं। वहीं संक्रमण की वजह से 123 लोगों की मृत्यु भी हुई है। राज्य में इस वक्त एक्टिव केस की संख्या 1,23,225 है। वहीं इलाज के बाद अब तक 58,48,693 लोग रिकवर हो गए हैं। मुंबई में कोरोना के 548 नए मामले सामने आए हैं और पिछले 24 घंटे में 704 लोग डिस्चार्ज हुए हैं। वहीं 24 लोगों की कोरोना से मृत्यु हुई है। मुंबई में कोरोना के एक्टिव केस की संख्या इस वक्त 8,114 है। चंद्रपुर जिले में शराब की दुकान खुलते ही कोविड नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। दुकान के बाहर शराब खरीदने वालों की भीड़ लगी रही। दरअसल जिले में 2015 में शराब पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, लेकिन महाविकास अघाड़ी सरकार ने इस प्रतिबंध को कुछ दिन पहले हटा दिया है। इसके कारण आज फिर से शराब की दुकानें शुरू हो गई हैं, जिस कारण इन दुकानों के बाहर बड़ी संख्या में भीड़ नजर आई। रायगढ़ जिले के खोपोली शहर में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या के बावजूद लोग बेवजह बाजार में घूमते नजर आ रहे हैं। लोगों में कोरोना का डर नजर नहीं आ रहा। इस भीड़ के कारण कोरोना महामारी की तीसरी लहर आने की संभावना नजर आ रही है। प्रशासन भी नियमों को लेकर सख्त नजर नहीं आ रहा। कोरोना महामारी को काबू में करने के लिए बीएमसी सभी को कोरोना के टीके देने में जुटी है। इस कड़ी में अब बीएमसी कोरोना संक्रमण के ज्यादा जोखिम वाले बुजुर्गों को ढूंढ कर टीके लगाएगी। बीएमसी उन बुजुर्गों की तलाश में जुट गई है जिन्होंने अभी तक कोरोना वैक्सीन का पहला डोज नहीं लिया है। आपको बता दें कि कोरोना की तीसरी लहर की आशंका से मुंबईकर को बचाने के लिए टास्क फोर्स ने टीकाकरण पर जोर देने का सुझाव दिया है। स्वास्थ्य विभाग इसके तहत हर वर्ग को कोरोना के टीके लगाकर सुरक्षित करने में जुटा है। विभाग के मुताबिक मुंबई में अभी तक 1.5 लाख बुजुर्गों ने कोरोना का पहला टीका नहीं लिया है। पिछले कई दिनों से सुर्खियों में रहे शिरडी में साईं बाबा बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की नियुक्ति के लिए
सरकार की ओर से निर्धारित 2 हफ्ते की समय सीमा खत्म हो रही है। याचिकाकर्ताओं के वकील अजिंक्य काणे ने कहा है कि संस्थान के नए ट्रस्टियों की सूची आज अदालत को सौंपी जानी थी, लेकिन सरकार अब 7 जुलाई को सूची सौंपेगी। बताया जा रहा है कि सरकार की ओर से दी गई नई बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की सूची पर आपत्ति की संभावना को देखते हुए सरकार एहतियातन कदम उठा रही है। दो दिन बाद यानी कि 7 जुलाई को शिरडी के साईं बाबा संस्थान के बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की सूची अदालत को सौंपी जाएगी। सरकार की ओर से दी जा रही सूची में किसका नाम होगा और किसको शिरडी के साईं बाबा का आशीर्वाद मिलेगा, इस पर सभी की नज़रें लगी हुई है। हालांकि 23 जून को संभावित ट्रस्टियों की सूची सोशल मीडिया पर घूम रही थी, लेकिन 7 जुलाई को इस पर निर्णय होगा। सुनील भुंगल, न्यूज़ 1 इंडिया, शिरडी। 2 दिन बाद यानी कि 7 जुलाई को पुणे के एमपीएससी छात्र स्वप्निल लोनकर आत्महत्या के मामले में सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने लातूर जिले के छात्र रास्ते पर उतर आए हैं। स्वप्निल लोनकर की आत्महत्या के बाद पूरे महाराष्ट्र में आक्रोश फैल गया है। लातूर और राज्य के कई शहरों से छात्र एमपीएससी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। इस आंदोलन में सभी छात्रों ने स्वप्निल को श्रद्धांजलि दी और सरकार से ठोस कार्रवाई की मांग की है। मेरी यह विनती है कि जो ऐड सरकार ने दिलाई है उसकी जल्द से जल्द एग्जाम ले। पुणे में जो आत्महत्या हुई है सुनील की, वैसे ही तरह से इस लातूर में कितने और की आत्महत्या होगी ये कोई कह नहीं सकता, क्योंकि बच्चों का जो जीवन है वो सिर्फ और सिर्फ। सातारा जिले के खराड़े गांव में जमीन को लेकर किसानों और रेलवे प्रशासन के बीच तनातनी लंबे समय से चल रही है। अब किसान इस मामले को लेकर आक्रामक होते नजर आ रहे हैं। रेलवे का काम रुकाने के लिए आज किसान सीधे रेलवे पटरियों के पास पहुंच गए। किसानों के आक्रामक होते ही रेलवे पुलिस और स्थानीय पुलिस भी मौके पर पहुंची। इससे गांव में तनाव की स्थिति बन गई। किसानों ने कहा है कि 1988 में पुणे मिराज लौंडा रेलवे 3 किलोमीटर किसानों की जमीन से होकर गुजरी है, लेकिन अभी तक किसानों को उस जमीन का मुआवजा सरकार से नहीं दिया गया है। वासिम के जौलका रेलवे नामक गांव में पिछले 25 साल फिल्म जगत में आर्ट डायरेक्टर के तौर पर काम करने वाले लीलाधर सावंत अपनी पत्नी के साथ रहते हैं, जो कई बीमारियों से जूझ रहे हैं और उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। उन्होंने बॉलीवुड हस्तियों से मदद की गुहार लगाई है। लीलाधर सावंत ने 100 डेज, दीवाना, उड़ान, मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, सागर जैसे कुल 180 फिल्मों में स्टेज बना है। लीलाधर सावंत को दादा साहब फाल्के फिल्म फेयर अवार्ड, मानिकचंद अवार्ड और अन्य अवार्ड से सम्मानित भी किया गया है। आजकल के इधर आने के बाद उनको 2 अटैक आए, बाईपास हुआ, उसमें सारे पैसे जो नहीं थे वो सारे पैसे लग गए। आज के डेट में पैसे के हालत में उनको हेमरेज हुए हैं। उसमें आने जाने के लिए, खाने पीने के लिए, दवा वगैरह के लिए बहुत अड़चन हो रही है और डॉक्टर ने बोला है ऑपरेशन करना ज़रूरी है तो कीजिए, वरना बहुत मुश्किल है। बुल्ढाना जिले के संग्रामपुर तहसील में बारिश नहीं होने की वजह से लोग परेशान हैं। आलम यह है कि बारिश नहीं होने से परेशान एक किसान ने अपनी 10 एकड़ सोयाबीन की फसल पर हल चला दिया। दरअसल पहली बारिश होने के बाद किसान ने सोयाबीन की फसल लगाई थी, लेकिन उसके बाद से अभी तक बारिश नहीं हुई है, जिसके बाद किसान ने अपनी फसल पर ट्रैक्टर चला दिया। मुंबई के महाविकास अघाड़ी सरकार ने पिछले 16 महीनों में प्रचार अभियान पर 155 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। ये जानकारी राज्य सरकार के सूचना और जनसंपर्क महानिदेशालय ने आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली की ओर से आरटीआई के तहत मांगी गई जानकारी में दी है।
सरकार ने पिछले 16 महीने में विज्ञापन और अपनी प्रसिद्ध की अभियान पर करीब 155 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। अगर हम इसका हिसाब करते हैं तो हर महीने उन्होंने 9.66 करोड़ रुपीस ये अपने अलग अलग विज्ञापन और अपने प्रसिद्ध अभियान पर खर्च किए हैं। सबसे ज्यादा खर्चा उन्होंने सोशल मीडिया पर भी किया है, उसकी रकम 6 करोड़ से भी अधिक है। अगर हम कुल मिलाकर देखेंगे तो इन्होंने जो विज्ञापन सोशल मीडिया क्रिएटिविटी के नाम पर जो 155 करोड़ रुपए खर्च किए हैं उसकी जांच होने की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा पैसे खर्च हुए हैं। जैसे कि अल्पसंख्यक विभाग उन्होंने 50 लाख रुपए खर्च किए हैं, उसमें 48 लाख रुपए उन्होंने सोशल मीडिया पर खर्च किए हैं। पुलिस ने कला निर्देशक राजेश साप्ते को आत्महत्या के उकसाने के आरोप में 5 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है, जिससे एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। दरअसल शनिवार को राजेश साप्ते ने फांसी लगाकर आत्महत्या की है। इस संबंध में राजेश की पत्नी सोनाली साप्ते ने वाकड़ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। त्यांनी सांगितलं माझी कुठचीही कंप्लेंट तिकडे नाही। राकेश मोरिया युनियनमधल्या काही लेबर लोकांना मुद्दामून फोन करून त्यांच्याकडून ते वदवून घेत आहेत की राजू साप्तेने 1 का 1.5 दिया नाही। हे कालही मी क्लिअर केलं आहे। नरेश मेस्सी त्यांनी पण फोन करून विचारलं असता त्यांनी सांगितलं की माझं पेमेंट पूर्ण आहे। नरेश मेस्सीनी सांगितलं की आजपर्यंत दादाने कुठचंही पेमेंट अर्धवट केलेलं नाही। औरंगाबाद सांसद इम्तियाज जलील का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में उनके ऊपर नोटों की बारिश हो रही है। दरअसल ये वीडियो दौलताबाद के कव्वाली पार्टी का है। इस मामले में कार्रवाई करते हुए औरंगाबाद के दौलताबाद थाने में पार्टी में शामिल हुए 50 लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। बावजूद इसके सांसद इम्तियाज जलील पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तो सांसद इम्तियाज जलील पर नोटों की बारिश हो रही है और इस मामले में पुलिस की तरफ से अब तक कोई कार्रवाई भी नहीं की गई है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही है।